दोस्तों आज से ठीक 17 साल पहले यानी कि साल 2008 में मेरे पिताजी भारत से इंग्लैंड गए थे और उस टाइम इतनी बड़ी बात थी ये इंग्लैंड जाना। और क्योंकि मैं तो वहाँ जा नहीं सकता था तो मैंने चुपके से मेरे पिताजी के बैग में एक कागज़ का टुकड़ा डाल दिया। कारण ये था कि क्योंकि मैं तो इंग्लैंड नहीं देख सकता, कम से कम ये कागज़ का टुकड़ा तो इंग्लैंड घूम के आ जाएगा। जब वो वापस लौटे वो कागज़ का टुकड़ा मैंने निकाला और सोचा कि ये कागज़ का टुकड़ा मेरे से कितना ज़्यादा खुशकिस्मत है। और सही 17 साल बाद आज इस बारिश के मौसम में मैं खड़ा हूँ दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ से मैं अपनी फ्लाइट बोर्ड करने वाला हूँ इंग्लैंड की कैपिटल सिटी लंदन की। सही सुबह के 3:25 पे मेरी इस एयरपोर्ट से फ्लाइट है दोहा कतार और वहाँ से लंदन की। फिलहाल वक्त हो गए सुबह के 2 बजने में शायद 5 मिनट रहती है, यानी कि ठीक 1.5 घंटे बाद इसी एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट है। बारिश का मौसम था, टैक्सी से मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पहुंचा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे थे। दिल्ली वैसे तो इतनी पॉल्यूटेड रहती है, लेकिन जब बारिश और भीड़ कम हो तो दिल्ली घूमने का मज़ा भी अलग है। सड़कें काफ़ी चमकती हुई दिखी, आसमान साफ था। फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंचा और अब इधर एयरपोर्ट से अपन चलेंगे अंदर और कतर एयरवेज के साथ चेक इन कराएंगे और पकड़ते अपनी फ्लाइट। जो भी सारा एक्सपीरियंस होगा जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं इतने देश जा चुका, इतनी दुनिया घूम चुका, दुनिया के 125 देश जाने के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े देश, दुनिया के सबसे छोटे देश, सबसे अमीर देश, सबसे गरीब देश, सबसे सस्ते देश, सबसे महंगे देश जाने के बाद फाइनली अब बारी है जिस देश ने हम पे इतने सालों तक राज करा, इंग्लैंड जाने की। इधर से उठाते हैं अपना बैग और साथ में 4 किलो घेवर, क्योंकि सावन का महीना है। घेवर मेरा फेवरेट भी है और इंडिया आने का कई बार मेरा बहुत बड़ा रीज़न यही होता है ताकि मैं घेवर खा सकूँ इस सीज़न में, इसीलिए मैं साथ में कई किलो ले चला। ये देखो आज एयरपोर्ट खाली पड़ा है क्योंकि बारिश थी। और पिछली बार तो जब मैं बाली में था तो मैं अपने भाइयों को बुलाता था 4-4 किलो घेवर लेके, या जब मैं थाईलैंड में था या मलेशिया में था, ताकि मेरी घेवर की खुराक पूरी हो सके। 1.5 घंटे से कम बचा है फ्लाइट उड़ने में, कहीं ऐसा ना हो कि चेक इन काउंटर ही बंद हो चुका हो। चलो भाई वक्त आप लोगों को खुद ही दिखा देता हूँ क्या हो गया। 2 बज चुके होंगे आसानी से, इस पर लिखा होगा ये देखो 2:02 और अपनी कतर एयरवेज कतर डोमेस्टिक है तो सारी कहाँ देख रहा हूँ मैं। भागो भाई नहीं हाथ छुट्टेगी, हर बार का रोड़ा है अपना। ये रहा भाई मिल गया 3:25 पे दोहा QR 579 एन काउंटर है, चेक इन ओपन है। 2:03 हो चुकी, 3:25 की तो फ्लाइट है। सबसे दूर एन ही दिख रहा है मेरे को और मैं पसीने में भर चुका हूँ। चलो एटलीस्ट खाली तो पड़ा है, बस बंद ही होने वाले है। चेक इन काउंटर कोई भी नहीं दिख रहा, मैं ही हूँ शायद लास्ट बंदा। चेक इन होगी तुरंत, बड़ा मानस था यार। एग्जिट रो सीट भी दे दी। चलते हैं चेकिंग कराते हैं, इमिग्रेशन कराते हैं, बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि फ्लाइट उड़ने ही वाली है। भाई शायद तो छुट्टेगी, अभी बताता हूँ कहानी। मर गए भाई, मर गए सही में। देख लो गेट सुधर है और टाइम है 2:40 हो ही गया भाई। अगली 10 मिनट में गेट बंद हो जाएगा और मैं फ्लाइट मिस कर दूंगा। मतलब हो ही जाती मिस, पर एक इंसान ने मुझे बचाया। सच बताऊं तो अभी बताऊंगा स्टोरी। यार इतनी भीड़ थी, इतने ढीले थे सब, पर फिर बताऊंगा एक बार पहले पहुंच जाए। गेट 1 से 26 इधर ड्यूटी फ्री। ये तो मन करता है स्किप ही हो जाए कि भी ये एरिया माइनस हो जाए एयरपोर्ट पे से, इसके ऊपर से टप के सीधा चले जाओ बोर्डिंग गेट्स पे। मर गए भाई मर गए, सांस चढ़ गई एयरपोर्ट पे भी भाग भाग के, अभी भी नहीं पहुंचे। गेट एक ही अपना। फाइनली भाई बच गए। लो भाई बोर्डिंग गेट पे आ गया सही टाइम पे। पहुंच तो गई है, बैठते एक बारी। तो भाई अब आपको बताता हूँ हमर को जाने वाली यात्रियों को द्वार संख्या 1A के द्वारा बोर्डिंग के लिए आगे आए आमंत्रित करते हैं। भाई वैसे तो मेरे को बुलाने लग रहे हैं बोर्डिंग के लिए, इन्होंने आवाज़ मार दी कि जल्दी आओ बोर्ड करो, लेकिन कोई नहीं, अभी मेरे को देख चुके हैं, स्टाफ भी पहचान चुके हैं कि अच्छा ये तो वही परमवीर है, तो मेरे को नहीं लगता मेरे बिना ही उड़ने वाले। पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ क्या हुई। एयरपोर्ट में पहुंचा, आपने देखा कि बाहर सड़कें खाली थी लेकिन एयरपोर्ट के अंदर भीड़ थी। और बाहर भी जो लाइन जिसमें मैं लगा उसमें डोमेस्टिक पैसेंजर्स भी उसी लाइन में लगे हुए थे, तो काफ़ी देर में नंबर आया। मतलब जब मैंने एयरपोर्ट में एंट्री ली तब वक्त हुआ था एग्जैक्टली 2 बजे, 3:25 में मेरी फ्लाइट थी। तो सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट थे जिसमें चेक इन काउंटर तो बंद होने ही वाला था। फिर मैं किसी तरह कतार के चेक इन काउंटर पहुंचा, अपना पासपोर्ट दिया, उन्होंने वीज़ा चेक करा, मेरा रिटर्न टिकट पूछी, 2-3 सवाल करे कि वापस कब आओगे, मैंने बता दिया, आदत तो ही रखी है। और ना ही मैंने किसी से सिफारिश लगवाई। जब भी मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ तो मैं किसी को बोलता नहीं एयरपोर्ट पे कि भी मैं ऐसे आऊँगा, मेरी हेल्प कर देना जल्दी से ताकि काम हो जाए। मैंने कुछ नहीं बताया। कतर का जो भी रिप्रेजेंटेटिव था उसने अच्छे से मेरा काम करा और मेरे को एग्जिट रो की सीट दे दी खुद से ही। उसके बाद क्या हुआ भाई, मैं इमिग्रेशन वाली लाइन पे गया पर उन्होंने ना रीडायरेक्ट कर दिया। मैं बोले कि आप ना उधर उस कोने में जाओ, दूसरी इमिग्रेशन वाली में लग जाओ, इधर बहुत भीड़ है। दूसरे इमिग्रेशन पे गए तो वहाँ पे आधे काउंटर्स ही बंद थे और जो काउंटर्स खुले थे उधर बहुत टाइम लग रहा था सभी लोगों का इमिग्रेशन काउंटर पे। मतलब बहुत देर में नंबर आ रहा था, एक जने पे ही वो बहुत मिनट लगा रहे थे, काफी वेरिफिकेशन कर रहे थे। और जबकि मेरे से आगे सिर्फ 10 लोग होंगे, लेकिन 15-20 मिनट तक मेरा नंबर ही नहीं आया। और अभी वक्त हो गया था सही 2:30 बजे, 3:25 पे तो मेरी फ्लाइट है, 2:30 बजे मैं लाइन में लगा हुआ हूँ और नंबर ही नहीं आने लग रहा। मैं समझ गया था भाई
आधे घंटे में बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा, अभी इमिग्रेशन है, फिर सिक्योरिटी है, फ्लाइट मेरी छूटेगी। अब मैंने सोचा कि भी किसी से मदद लूँ या ना लूँ, फिर मैंने सोचा चलो लगा रहता हूँ लाइन में। और जब मैं ऑलमोस्ट पूरी उम्मीद खो ही चुका था ना, एक इंसान इमिग्रेशन ऑफिसर थे, उनकी नज़र पड़ी और मेरे को एयरपोर्ट पे आवाज़ आई, परमवीर। मैंने मुड़ के देखा तो उन्होंने मेरे को इशारा करा इधर आओ, और वो उस टाइम ड्यूटी पे नहीं थे। उन्होंने अलग से मेरे लिए काउंटर खोला और मेरे को अलग बुलाया, उस काउंटर पे बुलाया। बंद पड़ा था वो काउंटर, खोल के उन्होंने, ताकि जल्दी से मैं पहुंच जाऊं, मेरे को बुलाया, मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप करी, एक दो सवाल पूछे। मैं बोला सर आज तो आप एक फरिश्ते की तरह आए हो। वो बाकी ऑफिसर्स को भी बोल रहे कि भाई तुम्हारे आगे लेजेंड खड़ा है और ये इतना परेशान होने लग रहा है। फिर वो इमिग्रेशन ऑफिसर बोले कि अगर मैं किसी को सच्चे दिल से फॉलो करता हूँ तो वो इंसान सिर्फ तुम हो। और बड़े खुशी खुशी उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्टैम्प करा, बोले बहुत टाइम से मिलना चाहता था, पर आज फाइनली तुमसे मुलाकात होगी एयरपोर्ट पे। उसके बाद मैं सिक्योरिटी पे गया, सिक्योरिटी में मेरे पास गेवर था इतने सारे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब निकाला। सिक्योरिटी में भी टाइम लग गया, पर सिक्योरिटी पे भी फिर किसी ने पहचान लिया। फिर मैं भागा इधर आया इस बोर्डिंग गेट पे। अभी इस बोर्डिंग गेट पे भी जिस बंदे ने मेरे को बोर्डिंग पास दिया था, एग्जिट रो सीट वाला, वो बंदा मेरी वेट में ही आ खड़ा था। बोला अरे सर सॉरी, मैं पहचान नहीं पाया तब कि आप परमवीर हो, और आ जाओ कुछ हेल्प चाहिए ये वो। मैं बोला ना भाई सारी फॉर्मेलिटीज़ होगी ना। बोला जी सर होगी। मैं बोला मैं जाके 2 मिनट बैठ रहा हूँ, फिर चढ़ता हूँ तुम्हारी फ्लाइट में। अब भाई सभी लोग चढ़ चुके हैं, लास्ट की ये लाइन लगी है, ख़त्म होने वाली है, सिर्फ मैं बैठा हूँ। पहुँच के फ्लाइट में घुसते हैं। दोबारा कहना चाहूँगा, अगर वो इमिग्रेशन ऑफिसर आज मुझे नहीं देखते, नहीं पहचानते, नहीं आवाज़ मार के बुलाते, नहीं वो काउंटर स्पेशली मेरे लिए खोलते, तो शायद ये फ्लाइट मेरी छूट चुकी होती। पर एनीवे फुल एक्साइटेड है इतनी दुनिया घूमने के बाद, अब फाइनली यूके जाने के लिए। मैं यूएस जा चुका इतनी बारी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के पता नहीं कितने देश, 6 7 बारी, पर आज तक यूके नहीं गया। और अब भी क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, इसलिए अब जाना ही पड़ेगा, वीज़ा यूज़ कर लेते हैं। और अफ्रीका की जो सीरीज़ है वो अपन कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के बाद में। अभी इससे पहले मैं अफ्रीका था, तो अफ्रीका की अभी हमारी कुछ वीडियोस बच रही है 4-5। चलो ये देखो दोस्तों, सब जा चुके हैं, लास्ट पैसेंजर थे, बिल्कुल खाली है और मैं रह गया था। ये जो इन सीटों पे लोग बैठे होते हैं ना, इनसे आँख में लाते हुए यूँ लगता है कि यूँ बोल रहे हैं कि ए गरीब चला के चल। ये रही अपनी एग्जिट रो सीट। लेग स्पेस तो मिल गया, लेकिन आइल वाली है, डिस्टर्बेंस बहुत है इधर। ये जो हमारा लेओवर है, ये है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोहा, कतार। और इस एयरपोर्ट पे मैं आज से 8-9 साल पहले आया था, 2017 की स्टार्टिंग में, जब ये एयरपोर्ट बना ही था। पहले ना दोहा का दूसरा एयरपोर्ट होता था एक पुराना, तब एकदम से ये बना था और यूँ हो गया था कि भाई क्या एयरपोर्ट है यार, इतनी चकाचौंध। और आज फाइनली 8-9 साल बाद, इतने गैप के बाद फाइनली मैं दोबारा आया इस एयरपोर्ट पर। करेंगे क्या भाई, सोना पड़ेगा। फ्लाइट में तो सोने दिया नहीं, क्योंकि मेरी सीट आइल की थी, तो हर कोई आता जाता गुजरता कुछ ना कुछ बोल ही जा रहा था। हालांकि जब इस एयरपोर्ट पे से मैंने लास्ट टाइम ट्रांजिट करा था 2017 में, तो मेरे को याद है कि ना यहाँ पे स्लीपिंग पॉट्स थे सोने के लिए, और उसी की तलाश में अब मैं यहाँ पे हूँ कि अपन कहाँ चल के थोड़ी देर सो सकी, क्योंकि मेरी अगली फ़्लाइट लंदन की 3.5 घंटे बाद है। ये रहा स्लीप लॉन्च। भाई मैं तो इधर गया, मन बना के अच्छे से हाथ मुँह धो के सोएंगे जाते ही। प्रायोरिटी पास था मेरे पास, उस पर एक्सेस था इसका फ्री, ये स्लीपिंग पॉड्स जो थे। जब मैं वहाँ गया तो बोले सुबह के 8 बजे से आप प्रायोरिटी पास के थ्रू फ्री एक्सेस ले सकते हो, अभी तो आपको पैसे दे के लेना पड़ेगा। मैं बोला कितने का है, तो रेट लिस्ट देखिए तो मैं चौंक गया। बोले मिनिमम 6 घंटे के पैसे तो देने ही पड़ेंगे, आप तो कितनी देर रुको। मेरे को 2 घंटे में निकलना ही था, और 6 घंटे की पेमेंट थी $129, यानी कि 12,000 रुपये, 11,500 रुपये 2 घंटे की नींद के लिए। मैं बोला ना छोड़ो, बहुत महंगा है, मैं तो बैठ ही जाऊँगा। और ये एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ कौन खड़ी करता है? ये तो वही बात होगी, मानो ट्रेन स्टेशन पे साइकिल खड़ी कर रखी हो, बताओ, सस्ता व्हीकल खड़ा कर रखा है। इसमें अगर जा सकता मैं लंदन, तो जहाज़ों की जरूरत थोड़ी होती। चलो भाई क्वाइट रूम ही चलते हैं। पिछली बार मैंने इस एयरपोर्ट पे कई घंटे गुजारे थे, मेरे याद है। इधर ना बढ़िया कुर्सी वगैरह तो होती थी, इधर बैठ के सो सकते हैं। ये मेरे ख्याल से क्वाइट रूम है, इधर जाके सो जाते हैं। होना तो ये शांत चाहिए, पर क्वाइट रूम में लोगों ने गाने बजा रखे हैं, फ़ोन पे रील्स देख रहे हैं, और जगह ही नहीं है, सारे फूल है भाई। मैं तो ज़मीन पे बैठ गया। अभी ऊपर से ट्रेन गई, कहाँ नसीब में है नींद। चलते हैं बोर्डिंग गेट पे, 8:50 की फ़्लाइट है, सुबह के 8:15 हो गए।
अपना गेट A5 जो इधर से बीत गया। ये रहा लंदन के लिए 8:50 की है। वक्त हुआ है अभी 8:20 शायद सुबह के। बोर्डिंग स्टार्ट हो रखी है और हालांकि लंदन की फ़्लाइट है, लग क्यों रहा है लोगों को देख के ही मानो अहमदाबाद की फ़्लाइट की बोर्डिंग हो रही है या मुंबई की हो रही है। Proceed for boarding. Please have a boarding pass ready for inspection. ये है दोस्तों अपनी सीट। हालांकि इससे अगली थी 25G थी, पर उधर कोई लेडी बैठी थी, बोले कि पीछे बैठ जाओ क्या, उनकी फैमिली थी। मैं बोला जी हाँ ज़रूर। और मेरे बराबर में एक मेरे जितना लंबा आदमी बैठा है, पता नहीं कैसे फिट आएंगे, पर ठीक है, इससे भी बुरी फ्लाइटों में बैठा हूँ। For safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft is completely stopped and the seatbelt sign is switched. लैंड तो कर चुके हैं दोस्तों, पर प्लेन अभी भी टैक्सी करने लग रहा है। रनवे पे रुका नहीं है, हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखो पहुंच चुके हैं अपन अपनी डेस्टिनेशन लंदन। अभी डिसएम्बार्क करेंगे सभी लोग, रुकते ही हो गए सभी लोग खड़े बैग्स निकालने के लिए। हालांकि आए हम इंग्लैंड है, लेकिन 90% लोग देसी है, लग रहा कि मैं अंग्रेज़ों के देश आ गया। भाई मुश्किल से 2 गोरे लोग दिखे होंगे पूरी फ्लाइट में, सारे देसी थे, इंडियन पाकिस्तानी टाइप से, साउथ एशियन। इमिग्रेशन होगी डन। अभी आपको बताऊंगा एक्सपीरियंस। सिर्फ एयरपोर्ट पे लैंड भी हो गया, सारी चीज़ भी होगी, फ्लाइट में बैठ के लंदन आ भी गया, एयरपोर्ट पे लैंड भी हो गया, इमिग्रेशन की लाइनों में भी लग गया। अभी तक कोई गोरा इंसान ही नहीं दिखा, इंग्लैंड का इंसान ही नहीं दिखा अभी तक। इंग्लैंड देश में मैं एंटर कर गया हूँ। और बैगेज बेल्ट देख लेते हैं, दोहा की QR 109 अपनी बेल्ट नंबर 2 पे। 2 का है, वो रही 4, ये रही 3, वो अगली 2। पिछले 20 मिनट से यहाँ पे खड़ा हूँ बैगेज बेल्ट पे, आना ही नहीं लग रहा बैग्स किसी के, ढीला ही काम है। लो भाई बैग आ गए अपने, चलते हैं अब किसी जगह बैठते हैं। आगे बाहर, यहाँ से ट्रेन पकड़े या क्या पकड़े, किधर जाए यूँ ही नहीं पता हमें, तो कुछ बुक ही नहीं करा रखा, ना कोई प्लान। चल के सिम कार्ड लेते हैं पहले। तो एक सिम कार्ड तो ले लिया मैंने, 35 पाउंड का था। 3 कंपनीज थी, एग्जिट करते इधर से ही 3 कंपनीज थी। एक तो 3 मोबाइल थी, एक डबल ई थी। 35 पाउंड में शायद 150 GB मेरे को मिला इंटरनेट, वही होगी इंडिया के 3,500 रुपये हो गए, उससे ज़्यादा ही। बाहर तो आ गए अपन, लेकिन बैठने की जगह भी मेरे को कहीं नहीं मिली जिधर सुकून से बैठ सके। बारिश हो रही है रे बाहर तो, ये देखो। अंदर तो एयरपोर्ट पे जगह मिली नहीं बैठने की, तो मैं बाहर ही आ गया। अंदर कुछ कुर्सियाँ थी पर वो रिजर्व थी। कुछ ऐसा ही मेरे साथ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट्स पे भी यूँ हुआ था। जब पहली बार आया था, अंदर जगह नहीं मिली, बाहर बैठ के फिर अपना एक्सपीरियंस बताया था इमिग्रेशन का। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। सबसे पहली बात तो जैसा आपने देखा, फ्लाइट में बैठने के बाद मुझे लग ही रहा था कि मैं, मतलब सभी लोग यूँ मान लो फ्लाइट में 90% से ज़्यादा लोग देसी थे, या फिर अरब्स थे, या फिर अफ्रीकन्स थे। और अगर गोरे थे भी, अगर ब्रिट्स थे भी फ्लाइट में, तो मुझे दिखे ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है। अगर कोई था भी तो मेरी नज़र ही नहीं पड़ी शायद। चलो कोई नहीं, फ्लाइट लैंड होगी। फ्लाइट लैंड हुए बाद एयरपोर्ट पे हम उतरे, हीथ्रो एयरपोर्ट पे ही अराइवल्स की तरफ जाने लगे, इमिग्रेशन की तरफ जाने लगे। वहाँ पे भी सारे लोग ऐसे ही दिख रहे हैं, साउथ एशियंस, अफ्रीकन्स, अरब्स, सब यही लोग। गोरा मेरे को ब्रिटिश तो कोई दिखा ही नहीं। और मतलब यूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंग्लैंड में हूँ किसी भी मौके पे। मतलब एक ऐसा देश जिसकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उस देश में आने के बाद ऐसा लगने के बजाय कि इस देश ने दुनिया पे राज करा है, ऐसा लग रहा था कि दुनिया इस देश पे राज कर रही है। सच बताऊं तो अभी भी सामने से साउथ हॉल की बस जाने लग रही है, और साउथ हॉल में तो मैंने सुना है एक बहुत ही बड़ी साउथ एशियन कम्युनिटी है, वो तो बिल्कुल ही नहीं लगता। हालांकि मेरे को एयरपोर्ट ही नहीं लग रहा अभी तक इंग्लैंड, साउथ हॉल में तो पता नहीं क्या होगा। एनीवे, अब जब मैं इमिग्रेशन की लाइन में लगने लगा, तो जितने भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स मेरे को दिख रहे थे ना लाइन में से,
उसमें से भी कोई मेरे को गोरा ब्रिटिश दिख नहीं रहा था। मतलब ऑब्वियसली वो ब्रिटिश सिटीजन्स हो सकते हैं पर वो एथनिकली ब्रिट नहीं थे, जो भी लोग इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, सिवाय एक के, उस पर मैं अभी आऊँगा। और उसके अलावा इन्होंने ना क्यू मैनेजमेंट के लिए, यानी कि लोगों की लाइन बनवाने के लिए भी काफ़ी लोगों की ड्यूटी लगा रखी थी इमिग्रेशन पे, वो भी सारे बाहर के। मतलब सभी लोग अपनी लोकल लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं, उर्दू में, पंजाबी में, बंगाली में, हिंदी में, या फिर कोई अफ्रीकन लैंग्वेज है उसमें। और मतलब एक ऐसा देश जिसने दुनिया को सबसे बड़ी ग्लोबल लैंग्वेज दी है, लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, या फिर एक ऐसी लैंग्वेज जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की सेकंड लैंग्वेज है, यानी कि इंग्लिश, जो लैंग्वेज आज के दिन पूरी दुनिया पे राज करती है एक तरह से। और जिस देश ने लैंग्वेज दी है, इंग्लैंड की कैपिटल सिटी लंदन के सबसे पॉपुलर, सबसे बड़े आइकॉनिक एयरपोर्ट हीथ्रो एयरपोर्ट पे लोग खुद ही इंग्लिश बोलते नहीं सुनाई दे रहे थे मेरे को, सच बताऊं तो। पर फिर फाइनली ना एक इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे को दिखी जो मेरे को यहाँ की लगी कि ये एथनिकली भी ब्रिट है, और मैं चाह रहा था कि मेरा नंबर काश इसी के पास आ जाए। बहुत देर से सोच रहा था मैं, हालांकि लेडी भी नहीं थी, मेरे से कम उम्र की होगी शायद, और किस्मत ऐसी रही कि मेरा उसी के पास नंबर आ गया इमिग्रेशन काउंटर पे। अब यूके देश का मेरे पास वीज़ा है, ऑब्वियसली मैं इलीगली नहीं आया यहाँ पे, और मेरे पास ना इनका 6 महीने का वीज़ा है जो कि एक्सपायर होने वाला है सितंबर में। तो मैंने सोचा एक्सपायर होने से पहले यूके विजिट कर लूँ ताकि वीज़ा यूज़ हो जाए, वरना फ्यूचर में कहीं प्रॉब्लम ना आए वीज़ा मिलने में, क्योंकि आप तो वीज़ा ले लेते हो जाते ही नहीं हो। और ये मेरा पहला वीज़ा है, आज तक मैं यूके नहीं आया, आप लोग जानते ही हो। मतलब मैं यूएस गया हूँ, रशिया गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के काफ़ी देश, दुनिया के 125 देश जा चुका हूँ, पर यूके आज तक आया ही नहीं था। और इनफैक्ट कनाडा के भी मेरे पास अभी 7-8 साल का वीज़ा बच रहा है, मैं कनाडा भी नहीं गया अभी तक। तो कनाडा और यूके दो ऐसे देश रहे थे जो काफ़ी टाइम से मैं जाना चाह रहा था पर जा नहीं पा रहा था। अब एनीवे वीज़ा मेरे पास था। अब जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे आया, वो जो ऑफिसर थी, शायद मेरे से उम्र में छोटी होगी, वो अपना स्नैपचैट चला रही थी। उसके बाद उसने फ़ोन साइड में रखा, फिर मेरा पासपोर्ट देखा, इतने सारे स्टैम्प्स, वीज़ाज देखे, और फिर उन्होंने मेरे से बस एक ही सवाल पूछा कि यहाँ किस लिए आए हो। मैं बोला घूमने आया हूँ, ट्रैवल करने के लिए। बोली अच्छा कितने दिन रहोगे? मैं बोला 2 हफ्ते। और सिर्फ ये जवाब मिलते ही, मेरा पासपोर्ट देखते ही, वो ऑलरेडी उसने स्टैंप हाथ में उठा ली और स्टैंप मारने ही लग रही थी। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए उसने एक और सवाल मेरे से पूछ लिया कि भी रुकोगे कहाँ, और हवा में रुकी हुई है वो स्टैंप को लेके, बस मारने ही लग रही है। पर मेरे को तो पता ही नहीं मैं क्या करूँगा यूके में, कहाँ रुकूंगा। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया मेरा कज़न रहता है, मैं उसके पास रुकूंगा। एड्रेस मेरे को पता नहीं, फ़ोन में से ढूंढ के शायद मैं निकाल दूंगा, मिल जाए तो। और उसने मेरा आंसर पूरा भी नहीं सुना और स्टैंप मार दी और बोली जाओ। बस ये था एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस। और उसके बाद फिर मैं आया बैगेज बेल्ट पे। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी वैसे हमारे वाली बेल्ट पे, और बहुत देर से लगे जाए, काफ़ी टाइम लगा उसमें। पर भाई यही था मेरा एक्सपीरियंस हीथ्रो एयरपोर्ट का। हमेशा सुनता है भाई इतना पॉपुलर एयरपोर्ट है, पर अराइवल पे तो कुछ ऐसा खास लगा नहीं। पता नहीं डिपार्चर पे कोई खास बात होती हो, तो बहुत ज़्यादा मैनेज्ड भी नहीं लगा, क्योंकि बहुत देर में सामान आया बेल्ट पे से ना। और उसके बाद बस फाइनली अब बाहर निकल के यहाँ पे मैं बैठा हूँ। अब अपन चलेंगे यहाँ से सिटी की तरफ, लेकिन सिटी में कहाँ जाएंगे ये भी नहीं पता यार। पहले यही डिसाइड करते हैं कि भी कहाँ चलेंगे। फ़ोन रखता हूँ और सोचता हूँ कि आगे क्या करना है, क्योंकि मैं बहुत थका हूँ दोस्तों। तो मैंने फाइनली डिसाइड करा है पहले जाके मैं अपने भाई के घर थोड़ी देर सोऊंगा, उसके बाद उठ के अपन आराम से एक्सप्लोर करते हैं फिर लंदन शहर को। दोस्तों नहा धो के फ्रेशन अप हो गए, यहाँ मेरे कज़न के घर पे मैं आया, कपड़े वगैरह बदले, और अब अपन फाइनली चल के लंदन शहर की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने अपना ओप्पो रेनो 14 प्रो भी चार्ज लगा के तैयार कर लिया है, ताकि चल के अपन लंदन की खूबसूरती को अच्छे से कैप्चर कर सके। ये जो एरिया है बाकी ये एक सबर्ब है, लंदन शहर से थोड़ा दूर है, ये लगभग 1 घंटा दूर है। और आप देख सकते हो यहाँ का आर्किटेक्चर एकदम टिपिकल ब्रिटिश घर है, ईंटों से बने हुए। सभी का एक बैकयार्ड होगा और काफी खूबसूरत सा शांत सा इलाका है ये। सबसे बढ़िया चीज क्या हुई कि जो इंग्लैंड की ब्यूटी है ना, यूके की ब्यूटी, बड़े शहर की लंदन की ब्यूटी, और ये सबर्ब्स वाली ब्यूटी, अपने को दोनों चीजें पहले दिन ही देखने को मिल गई। और यूके मतलब देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। आज के दिन जो इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है यहीं से ओरिजिनेट हुई थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस डेज यूके ने दी है। तो एक तरह से ना यूके ने ना राज करा है पूरी दुनिया पे, और इसी वजह से यहाँ पे जगह जगह कास्टल्स है खूब सारे। इनफैक्ट मेरे को तो इनके घर भी महलों से कम नहीं लगते। यहाँ पे ना छोटी छोटी चीज़ का फाइन है, कोई भी चीज़ आप छज्जा बाहर नहीं निकाल सकते, अलग नहीं कर सकते, तभी इतने एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगते हैं इनके घर। और उन्हीं कास्टल्स में से एक, इनफैक्ट पूरी दुनिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट ऑक्यूपाइड कास्टल जो है ना, वो इधर ही है जिधर मैं फिलहाल हूँ, यानी कि विंडसर शहर में, जिसे बोला जाता है विंडसर कासल। और आज के दिन भी वो ऑक्यूपाइड है, यानी कि ऑक्यूपाइड कासल का मतलब हो गया जहाँ अब भी रॉयल फैमिली रहती है, वहाँ से ऑपरेट करती है, फंक्शन करती है। तो आज के दिन भी जो दुनिया का सबसे बड़ा कासल है या फिर ओल्डेस्ट ऑक्यूपाइड कासल है, वो यहीं का है, विंडसर कासल। ये देखो यहाँ पे एक आइकॉनिक टेलीफोन बूथ, जो कि आपको यूके में जगह जगह देखने को मिलेंगे। इसकी फ़ोटो खींचता हूँ रुको। और इस पीसीओ के साथ में आपको एक
पोस्ट बॉक्स भी देखने को मिलेगा जिसके ऊपर एक प्यारा सा टेडी बियर रख रखा है और पीछे देखो झंडा यूके का। अब इस टेडी की फोटो 3.5x लेंस से खींचता हूँ। शानदार। जो विंडसर कासल है हालांकि वो 11th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था, तो आप हिसाब लगा लो कितने 100 साल पुराना है। अभी 2025 चल रहा है और हालांकि इनकी जो रॉयल फैमिली है यूके की वो फुल टाइम यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन जो भी स्पेशल इवेंट्स है उसके लिए वो इस कासल को यूज़ करते हैं आज भी। मतलब दुनिया में यार कितने हज़ारों लाखों कासल्स है और सबसे पुराना सबसे बड़ा कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड यही है, इमेजिन करो। तो देखा जाए तो कासल्स और म्यूजियम से तो भरा पड़ा है यूके। ये क्या है, एक ये बस स्टॉप आ गया, चलो यहीं बैठ के ऊबर करा लेते हैं वरना पता नहीं कितना और चलना पड़ेगा। यहाँ से ट्रेन स्टेशन की कैब कराता हूँ मैं। कैब मेरी होगी और आने वाली है। इधर देखो कुछ खुले खेत। बाकी आप देख सकते हो गाड़ियाँ यहाँ पे रोड के लेफ्ट साइड में चलती है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि हम फिलहाल यूरोप में हैं तो रोड के लेफ्ट साइड, तो ये जो रोड के लेफ्ट साइड जो ड्राइविंग है ना यहीं पे ओरिजिनेट हुई थी एक्चुअली इंग्लैंड में ही। तो जितनी भी अगर आप देखोगे कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज है या फिर जिन देशों पे इंग्लैंड ने राज करा था इंक्लूडिंग इंडिया, अपने भी रोड के लेफ्ट साइड गाड़ी चलाते हैं। लेकिन हालांकि ये लोग रोड के लेफ्ट साइड चलाते हैं गाड़ी, लेकिन जब चलना हो तो सड़क के राइट साइड चलते हैं पैदल। थोड़ा अजीब सा है। बाकी ये जो छोटा गाँव सा है, टाउन है, इसका नाम है ईटन विक। यहाँ पे ना ईटन कॉलेज है, बहुत नज़दीकी, विंडसर के नज़दीक है हम जिधर वो कासल है। ईटन कॉलेज बहुत ही मतलब आइकॉनिक और मशहूर बोर्डिंग स्कूल है एक तरह से लड़कों का, जिसमें ये अमीर फैमिलीज़ के बच्चे यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। इनफैक्ट अभी भी पढ़ते हैं, अभी भी चलता है। बहुत पुराना और जाना माना। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं अभी अपनी ऊबर का। दिखा तो रहा है कि लोकेशन पे आ गया है। ऊपर देखो प्लेन जा रहा है। हीथ्रो एयरपोर्ट जो है ना वो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, सिर्फ 20 मिनट होगा, 20 मिनट की ड्राइव है यहाँ से, तो इसलिए यहाँ से ऊपर प्लेन जाते हुए दिख जाते हैं। कहाँ है यार ऊबर वाला? उधर दिखा रहा है। अच्छा वो रही काली गाड़ी। हेलो, you seen the video? Yeah, that Now he's in USA. You know? he's in USA. Yeah, he called me up. Hassan Top, he called me up a couple of days ago. Yeah. Okay. Oh, you were from here or you from? No, I'm from Pakistan? India. I'm from India. But It's my first day here. today here. Yeah, here. I Okay. just arrived here. Yeah. And yeah, I was just traveling in Somalia and then I happened to meet Hassan and then Yeah. we were both hanging out together. I remember going to Hammerwain with him and then all those Yeah, places. yeah. It's pretty cool. Can I get off from this side or? Yeah. Okay. Thank you, brother. See you. Good luck. ट्रेन स्टेशन आ गए हम। ये स्लाव शहर है और ये स्लाव का ट्रेन स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हो। और अभी भाई के घर जाने से पहले भी जब मैं स्लाव स्टेशन पे आया था तो यहाँ से मैं ऊबर लेके गया था मेरे कज़न के घर, और वो जो ऊबर ड्राइवर थे वो अपने इंडियन ही थे और वो मेरे सब्सक्राइबर निकले। और इंटरेस्टिंगली अब जब मैं वापस आने लगा ऊबर लेके इधर स्लाव स्टेशन पे ही दोबारा, तो अब की बार जो भाई थे वो सोमालिया से थे, लेकिन वो भी मेरे सब्सक्राइबर निकले। भाई बोला कि मैंने आपकी सोमालिया की वीडियोस देख रखी है, आप वहाँ गए थे। फिर मैंने याद करा, मैं बताया हाँ मैं लिडो बीच गया था, हमरवेन इलाका था, उधर एक मॉल भी था, सहाफ़ी इंटरनेशनल होटल में रुका था। तो भाई इतना चौंक गया। और ऐसा ना बहुत बार होता है मेरे साथ कि कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा यूरोप में, अफ्रीका के किसी ऐसे कोने से जिस देश का है, जिस इलाके का नाम यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता, और मैं वहाँ पे एक्चुअली गया होता हूँ, तो ऐसा कनेक्ट बन जाता हूँ लोगों के साथ ना इसी वजह से। ट्रेन स्टेशन के बाहर यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है वैसे, फ्री पैलेस्टाइन का झंडा ले रखा है और लोग खड़े हैं बर्तन बजा रहे हैं। एक ये गाड़ी गई और अब उधर देखो जनता की भीड़ बढ़ गई है। चलो अब चलते हैं अपन ट्रेन स्टेशन के अंदर और लेते हैं टिकट यहाँ से बॉन्ड स्ट्रीट की। 6:21 पे अभी ट्रेन अगली। अच्छी बात है, डायरेक्टली वीज़ा कार्ड टैप हो जाता है।
प्लेटफॉर्म 5 यहाँ पे आई अपनी ट्रेन। मस्त है ना स्टेशन वैसे। इधर से चल के अपने को चेंज करनी है अब सेंट्रल एंड जुबली लाइन पे। ये देखो प्लीज स्टैंड ऑन द राइट। हालांकि गाड़ी चलाएंगे रोड के लेफ्ट साइड में, पर इधर राइट में खड़े हो। अब यहाँ पे चल के जाना है तो लेफ्ट में चलो। बहुत कन्फ्यूजिंग है, कहीं पे राइट चलो कहीं पे लेफ्ट। इन्हें खुद ही नहीं पता क्या करना है। कीप लेफ्ट, इसीलिए सड़क पे भी ऐसे लिखते हैं कि भी अब लेफ्ट में देखो, अब राइट में देखो सड़क क्रॉस करते टाइम, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किधर देखना है और किधर चलना है। ये वाली तो है वेस्ट हैम की, अपनी अगली है स्ट्रैटफोर्ड की, 1 मिनट बाद है। ये है भाई लंदन की ट्यूब। यहाँ से अब अपन निकलते हैं स्टेशन के बाहर और चलते हैं आइकॉनिक बिग बैन देखने के लिए। अभी पिछली ट्रेन में भी ना एक लेडी मिली मेरे को, मतलब मेरे बराबर सीट में बैठी थी। वो भी बात करने लगी, बोली कि भाई ये स्टेशन आएगा क्या, फलाना किसी स्टेशन का नाम लिया उन्होंने। मैं बोला पता नहीं, मैं देखता हूँ। भी मैंने गूगल मैप से देख के बता दिया कि भाई हाँ ये ट्रेन जाएगी स्टेशन पर। और मैं बोला भाई मेरा खुद का ही पहला दिन है, मैं कैसे बताऊँ। बोली पहला दिन है, कहाँ से आए हो। मैं बोला कि ऐसे ऐसे इंडिया से आऊँ। बोली वीज़ा पे आओ, बिना वीज़ा के आए हो। मैं बोला वीज़ा पे आऊँ, टूरिस्ट वीज़ा, मेरा पहला दिन है। मैं बोला आप कहाँ से हो। बोली कि भी गैस करो। मैं बोला आप ईस्ट अफ्रीका से हो, या तो आप एरिट्रिया से हो, या आप जिबूती से हो, या फिर आप सोमालिया से हो। बोली हाँ मैं जिबूती से हूँ। फिर सवाल करने लगी कि तुम्हें कैसे पता जिबूती। और जबकि वो लेडी पूरी कवर्ड थी हिजाब में, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, शक्ल वगैरह कुछ भी नहीं, पूरी कवर्ड एक तरह से, आंखों पे भी सनग्लासेस थे। मैं सिर्फ उनकी आवाज़ से पहचान गया। फिर बोली कि मैं तो ना यहाँ पे 16-17 साल की थी तभी आ गई थी। तुम्हारा पासपोर्ट इंडियन है। मैं बोला हाँ इंडियन पासपोर्ट है मेरा। बोली कि मेरा तो ब्रिटिश पासपोर्ट है और मैं तो ब्रिटिश पासपोर्ट पे 10 देश में घूम चुकी। तुम कितना घूम लो। मैं बोला मैं तो सिर्फ 120 देश ही घूम पाया हूँ इंडियन पासपोर्ट पे। फिर वो हैरान सी हो गई। फिर मैं बातें बताने लग गया, माँ जिबूती में आप कहाँ रहते हो, अलहमूदी मॉस्क के नज़दीक या किधर। मैं रिसेंटली गया था जिबूती, मेरे को याद थे नाम सारे। तो वो भी एकदम चौकी, भाई तुम्हें कैसे बताई सारी जगह। मैं बोला मैं लेक असल गया था, फलाना फलाना जगहों के नाम लिए, एकदम चौकी। मतलब मेरे को तो उधर लोगों के सब ग्रुप्स के नाम भी याद थे। तो मैंने उनसे ही सवाल करा कि भैया आप अफार हो या फिर सोमाली या ईसा हो। तो बोली कि मैं ईसा हूँ। ऐसे ऐसे बात चलने लगी, तो काफ़ी हैरान थी। मतलब ये एक्सपीरियंस इतने होने लग गया आजकल, तो कमाल है। वो रहा भाई लंदन आई, उस तरफ चलते हैं भाई। जस्ट अभी स्टेशन से निकल के बाहर आए हैं और बाहर निकलते दिख गया बिग बैन। कोई बढ़िया सा स्पॉट ढूंढते हैं जिधर से अपन बढ़िया पिक्चर्स ले सके इस बिग बैन की। ये देखो भाई, ये है बिग बैन टावर। एक्चुअली वैसे इस टावर को बिग बैन नहीं बोलते, ये जो क्लॉक टावर है एक, अंदर इसके जो घंटी लगी है ना, उसका नाम है बिग बैन। और ये देखो, इसे मतलब यूँ भी माना जाता है कि ये सबसे एक्यूरेट घड़ी है एक हिसाब से, क्योंकि मान लो ये टाइम आगे पीछे करता है ना, तो इसकी पेंडुलम की स्पीड एडजस्ट करने के लिए इस पे पेनीज, यानी कि जो इनके पैसे होते हैं, जो 1 पाउंड से कम के जो सिक्के होते हैं, वो पेनीज चिपका देते हैं ताकि उसकी स्पीड ये कंट्रोल कर सके। इसमें ना एक तो बड़ी घंटी है जो हर घंटे में बजती है शायद, और बाकी जो छोटी घंटी है ना वो हर 15 मिनट में बजती है। तो अभी 7:30 हुए थे, जस्ट अभी घंटी बजी थी। अब जो बड़ी घंटी बजेगी, बिग बैन जो बजेगी, वो बजेगी 8 बजे एग्जैक्टली, हर 1 घंटे बाद। और वैसे इसका जो टावर का ऑफिशियल नेम है वो है एलिजाबेथ टावर, जो कि 2012 में रखा गया था शायद एलिजाबेथ सेकंड की डायमंड जुबली पे। और 160 साल पुराना है शायद ये बिग बैन, यानी कि एलिजाबेथ टावर, जो कि World War II के बॉम्ब ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर चुका है। ये मतलब एक तरह से लंदन की रेजिलियंस को दर्शाता है। और इसके साथ में ही है ये रिवर थेम्स नदी के बिल्कुल बराबर में। और इसकी ये जो साइड है ना, हर साइड 324 ग्लास पीसीस से बनी हुई है। इसके जो भी फेसेस है घड़ी के या क्लॉक टावर के,
ये देखो, और रात को ये ग्लासेस चमकते हैं, मतलब लाइटन अप हो जाता है एक तरह से पूरा ये क्लॉक टावर यानी कि बिग बैन। ये देखो अब 15 मिनट बाद 6:45 बजे दोबारा घंटी बज चुकी है, आपको सुन रहा होगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा Oppo Reno 14 Pro और इसके 3.5x टेलीफोटो लेंस को यूज करके अब हम इधर की वीडियोस और फोटोज लेंगे। तो सबसे मस्त चीज मेरे को इस कैमरा में लगता है इसका 3.5x का टेलीफोटो जूम लेंस। ये देखो एक एक डिटेल कितनी क्लैरिटी के साथ दिखने लग रही है, वाह, एक एक माइनर डिटेल आप देख सकते हो, कितनी शानदार, जबरदस्त भाई। ये रही सामने लंदन की थेम्स रिवर और कितना एफर्टलेसली आप इसमें कैमरा स्विच कर सकते हो, बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा सेकंड्स में एकदम। और ये देखो मुझे वापस बैक कैमरा से शूट करना हो तो इतने में बैक कैमरा खुल गया, फ्रंट से करना हो तो देखो कितना तेज है। और साथ ही में एक और शानदार बात है कि सभी लेंसेज में आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। इससे पहले मैं इनका एक बार 3.5x का शॉट ले लूँ, ये देखो क्या क्लैरिटी है। और एक और शानदार बात है कि सभी लेंसेज पे आप 4K 60 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हो। ये देखो ये भी बैक कैमरा है, इनफैक्ट फ्रंट कैमरा पे भी आप 4K 60 FPS पे 4K वीडियोस ले सकते हो पूरी क्लैरिटी के साथ। और जब भी मुझे सड़क पे चलते हुए मूविंग शॉट्स लेने होते हैं उसके लिए मैं ऑन कर देता हूँ अल्ट्रा स्टेडी मोड, जिसमें मेरी कैमरा की स्टेबलाइजेशन एकदम ऑन पॉइंट रहती है और लगता है नहीं वीडियो हिल भी रही है। तो अब मैं आपको अल्ट्रा स्टेडी मोड में एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। जिस कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कितना हिलने लग रहा है और जो वीडियो रिकॉर्ड होने लग रही है मेरे Oppo Reno 14 Pro में, उसमें देखो आप वीडियो कितनी स्टेबल है। ज़बरदस्त मोड है यार ये देखो मूविंग शॉट्स लेने के लिए। ये तो देख लिया हमने बिग बैन, अब सड़क क्रॉस करते और जाते हैं दूसरी साइड नज़दीक से देखने के लिए लंदन आई को। अभी अपनी लाइट लाल है क्रॉस करने की, बीच बीच में पुलिस की गाड़ी आई जा रही है। और ये देखो इनकी डबल डेकर बसेस आइकॉनिक लंदन की, सारी यहाँ पे देखने में मिलेगी आपको, मतलब मोस्टली यही जा रही है सारी डबल डेकर बसेस। इस ब्रिज के इस तरफ है बिग बैन, ब्रिज के नीचे है थेम्स रिवर, ब्रिज के उस तरफ है लंदन आई। मस्त ब्रिज है ना, भीड़ भी काफ़ी लगी है बाकी इधर टूरिस्ट की, सारी दुनिया से लोग दिखेंगे। इधर फ़ोन वगैरह बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं, बाकी लंदन में ई बाइक्स पे आते हैं, आपका फ़ोन ऐसे छीन के चले जाते हैं, स्नैचिंग बहुत होती है यहाँ पे, काफ़ी ख्याल रखना होता है इसे। इसलिए मैंने मेरे फ़ोन में स्ट्रैप डाल रखा है ताकि अपना फ़ोन बचा रहे। दोस्तों मेरे पीछे है दी आइकॉनिक लंदन आई, देखो इधर से लंदन आई देखने लग रहा है। अभी चलिए आपको बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे कुछ सॉसेज वगैरह बेच रहे हैं और ये देखो वायरलेस पेमेंट के लिए वो भी रख रखा है कार्ड मशीन। इधर क्या बेच रहे हैं, कैरेमलाइज्ड पीनट्स एंड आलमंड्स। ये देखो दोस्तों ये है लंदन आई। अब ये लंदन आई क्या है, एक तरह से बेसिकली जाइंट सा व्हील है जिसके ऊपर ये 32 कैप्सूल्स बने हुए हैं और इन कैप्सूल्स का नंबर है 1 से 33 तक, लेकिन बीच में 13 नंबर स्किप कर रखा है, इसलिए 32 है, 33 नहीं है पूरे। वही काफ़ी सुपरस्टिशियस रीज़न माना जाता है कि भी 13 नंबर अच्छा नहीं होता। और इस कैप्सूल में ना बैठ के आप, ये घूमता है व्हील और आधे घंटे का सफर होता है शायद, ये धीरे धीरे घूमता है और आपको लंदन सिटी का नज़ारा दिख सकता है इससे। मैंने जान करके नहीं लिया, इसकी जो टिकट है शायद 6 साढ़े 6 बजे तक इसकी टिकट मिलती है, पर मैंने सुना है ना बहुत स्लो है, बोर हो जाते हैं इसमें घूमते घूमते ना, धीरे धीरे घूमता है। और नदी भी मतलब ब्राउन से ही दिखती है, कोई बहुत खूबसूरत नहीं दिखती, तो इसलिए आजकल लोग अवॉइड करते हैं। बाकी ये जो व्हील बना था ना, ये साल 2000 में बना था नया मिलेनियम सेलिब्रेट करने के लिए, और इसकी हाइट है 135 मीटर। जिस टाइम बना था ये, उस टाइम तो ये सबसे बड़ा फेरिस व्हील था दुनिया का, 135 मीटर इसकी हाइट थी, पर अब तो मेरे ख्याल 3-4 और बन गए शायद। में सबसे बड़ा 200 मीटर कुछ उसकी हाइट होगी। उसके बाद लास वेगास में भी है, सिंगापुर में है, शायद चौथे नंबर का होगा अभी ये दुनिया का सबसे बड़ा। पर साल 2000 में नए मिलेनियम की सेलिब्रेशन में ये बना था लंदन आई, काफ़ी आइकॉनिक है, काफ़ी पॉपुलर है। आज इसे इस ब्रिज पे खड़े होके थेम्स रिवर के ऊपर से देख ही लिया। अरे तो विजय माल्या लग रहा था। ये थे भाई यहाँ के कुछ लैंडमार्क्स। अब अपन चलते हैं कहीं और। पहले तो इनकी रिक्शा देख लो, बहुत पैसे लेते होंगे भाई ये रिक्शा वाले भी। ये धंधा सही है। न्यूयॉर्क में मेरे आधे 5-6 हज़ार लग जाते थे ये रिक्शा पे बैठ के कहीं आसपास जाना हो तो। अब हम चलते हैं लंदन ब्रिज की साइड। ये दोनों तो बराबर में थे। लंदन ब्रिज थोड़ा सा यहाँ से दूर होगा, देखते हैं क्या तरीका है पहुँचने का। ये देखो इन्होंने बाहर रोड पे भी लिख रखा है लुक राइट। गाड़ियाँ रोड की लेफ्ट साइड चलती है
तो ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यूरोपियन सिटी है एक तरह से। यूरोप में अगर आप किसी और देश में होते तो आपको यहाँ पे लेफ़्ट देखना पड़ता, क्योंकि गाड़ियाँ इधर से नहीं उस साइड से इधर आ रही होती। इधर अलग से लिख रखा है कि राइट देखो, गाड़ियाँ रोड के लेफ्ट साइड चलती है। चलो वेस्टमिंस्टर स्टेशन पे चलते हैं और यहाँ से आप दोबारा ट्यूब लेते हैं लंदन ब्रिज की। लंदन ब्रिज ना काफ़ी कंफ्यूजिंग है, अभी आपको बताऊँगा उसमें क्या चीज़ कंफ्यूजिंग है। ये रहा वे आउट, चलते हैं बाहर। अंधेरा हो गया यार, थोड़ा थोड़ा आ गए हम। स्टेशन है ये टावर हिल, उधर से मैंने ट्यूब ली और इधर उतर गया अपन। चलते हैं बाहर। ये देखो इधर लिख रखा है टावर ब्रिज, टावर ऑफ लंदन। यही यहाँ ये वाला रास्ता है। वो देखो सामने वो टावर हिल है शायद, और ये नीचे से रास्ता क्रॉस करने का। आपको बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे पहुँचना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर आप गूगल मैप से लोकेशन डालोगे ना, लंदन ब्रिज बोलते इसी नाम से मशहूर है, पर वो आपको एक दूसरे ब्रिज पे ले जाएगा जो कि बहुत नॉर्मल सा है, बेकार सा ब्रिज है। आपको इधर पहुँचने के लिए टावर ब्रिज डालना पड़ेगा गूगल मैप से, तब आप सही जगह उतरोगे यार। लेकिन मज़ेदार स्टेशन है, देखो अंडरग्राउंड ट्यूब से बाहर निकलती ऐसे ऐसे कासल्स देखने में मिलते हैं। नज़ारे शानदार है, और इन्हीं कासल्स ऐसी दीवारों के साथ ही मॉडर्न सिटी की बिल्डिंग्स भी, और ये स्काईलाइन भी। ये बढ़िया चीज़ लगी यार मुझे इधर लंदन की। ये देखो यहाँ से दिखने लग रहा है ब्रिज, मस्त लग रहा है भाई। बाकी ना अंधेरा होने लग रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रात को ना ये और भी खूबसूरत लगता है। इस फ़ोन में थोड़ा ब्लरी सा आ रहा है, तो इससे खींचते हैं अपन इसकी फ़ोटो 3.5x लेंस से दोबारा। अरे वाह यार शानदार। साथ में ही ना ओप्पो रेनो 14 प्रो की AI पावर्ड फ्रेमिंग और कॉम्पोजिशन की वजह से आप देख सकते हो फ़ोटो और भी मस्त आती है। अभी हम आगे ब्रिज के ऊपर, यहाँ से वही एक डबल डेकर बस जाने लग रही है। ब्रिज के पीछे शहर की स्काईलाइन और मॉडर्न बिल्डिंग्स देखने में मिल रही है। ये नज़ारा जो मैं अभी बात कर रहा था, यही शानदार है यार। ये जो ब्लेंड है ना हिस्ट्री का और मॉडर्निटी का, ये ज़बरदस्त है लंदन में। तो दोस्तों फाइनली ये है टावर ब्रिज, और ये था मेरा सफ़र दिल्ली से लंदन तक का, और लंदन में मेरे पहले दिन का। ब्रिज पे खड़ा होकर सिटी के शानदार नज़ारे का लुत्फ़ उठाने लग रहा हूँ, और लंदन सिटी में अपना पहला दिन काफ़ी अच्छा रहा। फिलहाल चैनल पे अफ्रीका की वीडियोस चल रही थी, और अभी भी अफ्रीका की 3-4 वीडियोस डलनी बाकी रह गई है। तो इस वीडियो के बाद हम वापस जाएंगे अफ्रीका, वो 3-4 वीडियोस खत्म करेंगे, और फिर वापस आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में यूके से। और इस ट्रिप पे यूके की खूबसूरती को कैप्चर करने के लिए मेरे साथ है मेरा साथी ओप्पो का लेटेस्ट फ्लैगशिप AI कैमरा फ़ोन रेनो 14 Pro 5G, जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ हाई क्वालिटी फुटेज के लिए, और आप भी यूज़ कर सकते हो टू कैप्चर द वर्ल्ड एज नेचर इंटेंडेड। और दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो करते हैं खत्म, और जल्दी मिलते हैं आप लोगों से अपने यूके के नए एक्सपीरियंसेस के साथ। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। जल्दी मिलते हैं अफ्रीका के बाद अपने यूके एडवेंचर से।